सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा से इकाई 2 पाठ 4 शब्द संपदा का अध्ययन करेंगे। शब्द संपदा के लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ है। इनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी एक प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। यह पाठ एक निबंध के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो बच्चों, आज हम शब्द संपदा का अध्ययन करेंगे। शब्द अर्थ का अर्थ होता है वर्ड्स, संपदा का अर्थ होता है धन दौलत। तो शब्द हमारे किस प्रकार धन दौलत है, इसका इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी पेज नंबर 35 निकालेंगे और पहले पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। बच्चे, यहाँ पे पहले ही लाइन में लेखक ने हमसे एक प्रश्न किया है कि आदिम अवस्था अर्थात स्टोन एज से आज मॉडर्न युग तक मनुष्य की जो प्रगति हुई है, जो ये विकास यात्रा है, इसका रहस्य क्या है, किस प्रकार हमने ये प्रगति की है। क्योंकि मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी भी हमारे साथ उनका अस्तित्व है, पर आज हम उनसे बहुत आगे निकले हैं। तो इसका रहस्य क्या है, मतलब इसका राज क्या है, इसमें क्या छुपा हुआ है, इसके बारे में किसी को जानकारी है क्या? तो बहुत से लोग कहते हैं, अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। मतलब क्या कहते हैं लोग कि मनुष्य का जो दिमाग है वो ज़्यादा विकसित है और इसी के कारण हम अन्य जीव जंतु से बहुत आगे हैं और यही हमारी संस्कृति का मूल है। मूल का अर्थ होता है जड़ है। मतलब हमारी संस्कृति क्यों इतनी आगे बढ़ी है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा विकसित है। पर यह उत्तर अपूर्ण है। पर लेखक की दृष्टि से यह उत्तर कैसा है? इनकम्प्लीट है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई है वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। क्या लेखक जी क्या कह रहे हैं कि मस्तिष्क तो हमारा विकसित है, पर इसका कंप्लीट उत्तर क्या है कि हमने अपने मस्तिष्क से एक भाषा की खोज की। भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज की, और इस लैंग्वेज की खोज के कारण ही हम अपने अन्य जो जीव जंतु है जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं उनसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। तो यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट किया है कि हमारी जो लैंग्वेज है वही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। हम अपनी भाषा के कारण ही आज इतने आगे बढ़े हुए हैं। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। किसके कारण? भाषा के कारण। मतलब एक भाषा है, मतलब एक लैंग्वेज है जो हम एक दूसरे को बोलते हैं, समझते हैं, उसी कारण हमारा इतना विकास हुआ है। हम हर फील्ड में हमने विकास किया है अपनी भाषा के कारण। अब लेखक यहाँ पे हमें भाषा का अर्थ समझा रहे हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध संयोजन। सभी बच्चे इसको अंडरलाइन करेंगे भाषा की परिभाषा को। भाषा का अर्थ होता है सार्थक शब्द। सार्थक अर्थ है मीनिंगफुल वर्ड्स। हाँ, जैसे कमल, तो कमल एक मीनिंगफुल शब्द है, कमल एक फूल का नाम है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, जब हम लाइन से सभी अक्षरों को लगाते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। जो ये शब्द हमारे आसपास है उनका भी एक संसार है, वो बहुत ही अनोखा है। विचित्र मतलब अनोखा है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम हमेशा बातचीत तो करते हैं पर हम कभी कभी उसकी ताकत पे हम ध्यान
नहीं देते हैं। शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम कहीं गिर जाए और चोट लगती तो वो जख्म तो भर जाते हैं, पर अगर किसी ने हमें अपने शब्दों से कुछ कहा हो तो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। तो हमारे पास जितना ज्ञान रहेगा तो हम अपने ज्ञान को किस माध्यम से दूसरों को देंगे? शब्दों के माध्यम से। तो शब्द ही मनुष्य को क्या ज्ञान से जोड़ते हैं। जब दो इंसान हैंगे, एक दोनों चुप रहेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कौन सी इंसान के पास ज्ञान है, किसके पास ज़्यादा नॉलेज है? नहीं। जब हम उनसे बातचीत करेंगे, वो अपने शब्दों से हमें कुछ बताएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि किसको कितनी जानकारी है। हाँ, ठीक है। तो उसी प्रकार शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। सभी बच्चे इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। मतलब अगर आप अच्छे शब्द बोलोगे तो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, आपकी अच्छी पहचान बनेगी, आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ रहेंगे, आपके मित्रजन आपके साथ रहेंगे, लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे। और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। इसका अर्थ है अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपके परिवारजन आपसे अलग रहेंगे, आपके दोस्त कम रहेंगे, आप हमेशा समाज में अकेले रहेंगे। तो शब्द ही है जो इंसानों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। तो शब्दों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और ये सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है और निर्जीव है, पर मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है और उन्हें जीवंत बनाता है। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो शब्द क्या है? एक सिर्फ ध्वनि है ना, साउंड है। बट जब उसमें हम मीनिंग निकालते हैं तो मनुष्य उस शब्दों का अर्थ निकालता है और उसे जीवंत बना देता है, तो वो मीनिंगफुल बना देता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। तो हर शब्द मनुष्यों के अपने होते हैं और वो अपने अनुसार उन शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये सारी शक्ति मनुष्यों में होती है कि वो किन शब्दों का प्रयोग करे और उसका क्या अर्थ निकाले। ठीक है। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। तो जिस प्रकार हमने समाज में अलग अलग प्रकार के इंसान देखे हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के शब्द भी होते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। मतलब जिस प्रकार लोग अपनी बातों से दूसरों का मनोरंजन करते हैं, हंसाते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं अगर कोई उसका प्रयोग करे तो लोगों को हंसी आ जाती है। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। मतलब कुछ लोग अपने व्यवहार से लोगों को दुख ही देते हैं। तो उसी प्रकार कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं कि अगर हम हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करें तो सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या रहेगा? नाराज रहेगा या दुखी हो जाएगा। अब हम तीसरे पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। मतलब मनुष्य को हम बहुत ही संवेदनशील होते हैं, तो अगर हम हमेशा कठिन शब्दों का, कठोर शब्दों का सुनते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है और हम रोने भी लगते हैं। कहते हैं ना, बहुत लोग शब्दों के बाण चलाते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि हम शब्दों से लोगों को अपमानित कर सकते हैं। तो कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। और कुछ लोग बहुत ही हंसमुख होते हैं, बड़े धीरे से, प्यार से, अच्छे से आपसे बातचीत करते हैं। उसी प्रकार शब्दों का मतलब वो मनुष्य भी कैसे प्रिय, हम क्यों करें उस मनुष्य को प्रिय कि उन प्रिय शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है। हाँ, तो शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। तो अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास है और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो आप उनके पास जाना पसंद करते हो। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने शब्दों की तुलना की है कि शब्द किस प्रकार के होते हैं। तो कुछ शब्द कैसे होते हैं? सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। मतलब कि अच्छे लोगों में जो गुण पाए जाते हैं वो शब्दों में पाए जाते हैं। और इसके विपरीत कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो मिल ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे वाक्यों से नेगेटिवपन हमारे आसपास लाते हैं कि कुछ नहीं करने का, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, अपने आप जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसे नेगेटिव शब्द भी हमारे आसपास हमें सुनने को मिलते हैं। इसी नेगेटिवपन के आधार पे न्यूटन ने भी अपनी बात कही है कि न्यूटन जी क्या कहते हैं। देखो तो यहाँ पे पेज नंबर 36 पे फर्स्ट लाइन,
न्यूटन ने कहा है किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, मतलब कोई भी काम अगर आप सफल हो रहे हो तो उसमें 90% आपकी मेहनत है, और 5% बुद्धि की और 5% संयोग की। संयोग मतलब लक, जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा। उसके लिए उन्होंने सिर्फ 5% दिया है, बाकी 90% उन्होंने हार्डवर्क पे दिया है, 5% उन्होंने इंटेलिजेंट पे दिया है, और 5% उन्होंने लक पे दिया है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णतः देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहे, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल कर बाहर करना चाहिए। तो न्यूटन ने क्या कहा कि ऐसे शब्द जो हमें निगेटिवपन लाए, ऐसे शब्दों को हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए। हर सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, और अगर आप अच्छा परिश्रम करोगे तो आप जरूर सफल होगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। लेखक जी यहाँ कह रहे हैं कि भाषाओं का भी अपना एक समुदाय है। कुछ भाषाएं आपस में मिलजुल जाती है। फॉर एग्जांपल, हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हमारे यहाँ पे हमें स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाती है, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, है ना। और उसके अलावा आपकी मदर टंग भी है, वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो हम कभी कभी बातचीत करते समय हम एक, समझो मैं ही हिंदी में आपको पढ़ा रही, पर बीच बीच में मैं आपको इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ ना, तो उसी प्रकार की कुछ भाषा के शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषाओं में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। तो आपके आसपास जो आपके मित्र होते हैं क्लासरूम में, कुछ लोग सबसे बातचीत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक जगह कोने में एक बेंच पे बैठे रहते हैं, उनको मिलना जुलना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे लेखक ने भाषाओं का जो समुदाय है उसके बारे में बताया है। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए हैं। तो यहाँ पे देखो, लेखक जी ने भी बताया है कि इंग्लिश कैसे हमारे भारत में सब जगह बोली जाती है अक्सर, तो वो हमारी मदर टंग के साथ वो इंग्लिश की भाषा हम यूज़ करने लग रहे हैं। तो विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अभी सब लोग अंडरलाइन करेंगे कि हम हिंदी में जब हम बातचीत करते हैं उस समय हम कितने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, ये सारे शब्द अंग्रेजी के शब्द है, पर हम हिंदी में बातचीत करते समय इनका प्रयोग हम करते हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, पर यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जो साउथ की भाषा है तमिल, द्रविड़ भाषा उसको बोलते हैं, वो ज़्यादातर दूसरी भाषाओं में मिल नहीं जाती है, क्योंकि अधिकतर वो जो साउथ की भाषा होती है लोगों को समझ में नहीं आती है, और अगर समझ में भी आती है तो वो उसको मिक्स करके नहीं बात करते, वो ज़्यादातर दूसरी भाषाओं में घुल मिल नहीं जाते। ये लेखक का दृष्टिकोण है, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पे जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषाओं के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हिंदी के शब्द बहुत ही मिलनसार होते हैं, मतलब कि हिंदी के शब्द हम बाकी भाषाओं में बातचीत करते समय हम हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु सभी नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपने मूल रूप में रहते हैं, जो उनका सही शब्द है वही रहता है, वो दूसरी भाषा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और दूसरी भाषाओं में मिल जाते हैं, जैसे उर्दू, फारसी के बहुत से शब्द जो हिंदी में मिल गए हैं और हमें पता ही नहीं चलते हैं कि इनका स्वतंत्र रूप क्या है। हम ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं उर्दू के, तो हमें तो हिंदी ही लगती है, पता ही नहीं चलता कि उर्दू शब्द है। तो इसी प्रकार लेखक ने यहाँ पे बहुत से उदाहरणों के द्वारा यहाँ पे हमें जो भाषा है, जो शब्दों का समुदाय हमें समझाने की कोशिश की है। आज का पाठ हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे हम कल देखेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। आप सभी विद्यार्थी इस पाठ के जो कठिन शब्द है आप उसे हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। इस पाठ को अच्छे से आप 1-2 बार पढ़िए और इसके कठिन शब्दों को आप हिंदी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।